हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को देखकर जाना, नहीं तो बाद में कहोगे सर जी ने बताया था और हमने उसको नहीं देखा था। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। 22 फरवरी को आपको इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये एक हिंदी का वायरल पेपर है। जब भी बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है मैं इस पेपर को लेकर आता हूं और मैंने देखा है कि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मेरी गारंटी है कि इस पेपर से लगभग 60 नंबर के क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में इस बार आएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हिंदी का एक वायरल पेपर है। 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं देख लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम अपने स्टूडेंट को हिंदी में 100 में 100 दिलाएं। 99 तो मैंने लिख रखा है, लेकिन 100 में 100 दिलाएंगे। पूरे पेपर का हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे, तो टेंशन मत लो। बोर्ड एग्जाम नजदीक भले ही आ गया है, लेकिन जितना बोर्ड एग्जाम नजदीक है उससे ज्यादा नजदीक हम आपके हैं। ठीक है, हम आपके पास हैं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखो क्लास 12 हिंदी 2024 ऐसे पेपर कोड रहेगा। आपका रोल नंबर, नाम लिखना होगा पेपर में। ठीक है, कॉपी में नहीं, पेपर में। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर का। ठीक है, इस पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है, मतलब सब एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। अभी देखना, मैं बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। अब खंड का आता है। देखो हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का, खंड खा। तो पहले खंड का को हम देखेंगे। इसमें स्टार्टिंग में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं 10 नंबर के, जिसमें 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन और 5 नंबर के हिंदी पद्य साहित्य के क्वेश्चन होंगे। आप लोग बताया कीजिए कौन सा आंसर सही है, किस ऑप्शन का कौन सा किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो का नंबर, भारतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंद्र युग की नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका जो है ये भारतेंद्र युग की पत्रिका नहीं है। जिसको जिसको आंसर पता होगा हमें बताने से पहले आपको बता देना है। ठीक है, ये स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है। खा देखो, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, इसमें से कौन सा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी का है। तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। 1 नंबर आपको इसके लिए एक नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, खूब ध्यान से देख लेना एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को। ठीक है, गा नंबर देखिए क्या है। द्विवेदी और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है। इसमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी और छायावादी दोनों युग में लेखन कार्य किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुलाब राय। गुलाब राय जी जो हैं ये द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युग में इन्होंने लेखन कार्य किया था। घ नंबर, अशोक के फूल निबंध है। अशोक का फूल कैसा निबंध है, ये एक ललित निबंध है। मैंने बताया ये आपके 12th में चैप्टर भी है। अंगा नंबर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये किस विधा की रचना है, जल्दी बताइए। रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये रिपोर्ट ताज है। तो ये आपका काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन हो गए हिंदी गद्य साहित्य के। अब 5 क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से होंगे। देखो क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ कब हुआ, तार सप्तक। तार सप्तक में ता और है और 43 में हुआ था भैया, 43 में भी ता और है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये ट्रिक है। खा देखो, वीर गाथा काल की विशेषता क्या है। वीर गाथा काल इसका मतलब युद्धों का सजीव चित्रण। वीर का मतलब वीर लोग युद्ध करते हैं, तो इसमें युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता है वीर गाथा काल में। गा नंबर, रीत मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है। रीत मुक्त काव्य के रचनाकार चौथा ऑप्शन से होगा घनानंद, इसका 4th ऑप्शन से होगा। घ नंबर, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, जल्दी बताएं। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15, 2nd ऑप्शन सही। अंगा नंबर, निम्न में जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की है, तो वो चित्राधार जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो आप लोग खूब ध्यान से पढ़िए। टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसमें से 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अभी आगे जो मैं बताऊंगा गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, संस्कृत गद्यांश, रस छंद अलंकार, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ट्रेलर है, स्टूडेंट अपने अंदर एनर्जी लाइए, खुद को इतना अच्छा फील कराइए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तैयारी कर सकता हूं किसी भी चीज की। ये बोर्ड एग्जाम क्या चीज है, ये तो छोटा सा चीज है। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन देखो,
ये गद्यांश है, 10 नंबर का रहता है और ये सबसे इजी होता है। जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इसको चुटकियों में चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेगा। देखो जैसे पढ़ो, जन का प्रवाह, इसमें 2 होता है, एक तो आपका ये दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा है, आप इसको कर सकते हैं, दोनों में से एक ही करना होता है। जैसे हमें मान लीजिए ये वाला पता है तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, खूब ध्यान से देखो। जन का प्रवाह अनंत होता है, शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाम में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। किस चैप्टर का है? देखो, जन, राष्ट्र, इन सब के बारे में ज्यादातर बताया गया है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखो आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, इतना पहचानना चाहिए, मतलब पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, या संदर्भ आप लिख दो। देखो मैंने पूरे पेपर को सॉल्व भी कराया है, कॉपी लिखने का तरीका भी बताया है, नहीं देखा गलती आपकी है, सर्च करके तुरंत देखो, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं हैं, इसका अपनी भाषा में व्याख्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे याद नहीं होता। देखो ये याद करने वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा चेंज करके अच्छे से मिक्सअप करके लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा देखो, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? जन का प्रवाह अनंत होता है, लिख दो सीधा सीधा, ठीक है। चौथा, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो देखो यहां लिखा है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अजर अमर है, ठीक है। या ये आपका आंसर है। देखो, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो वो नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ये राइट आंसर होगा। पांचवा, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। मतलब कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान का निर्माण होगा। बस हो गया, 10 नंबर हमारा कंप्लीट। क्या कर रहे हो इसमें? क्या है? कुछ नहीं है, एक ही करना है, दूसरा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब पद्यांश पे आते हैं। देखो चौथा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर का आएगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये गद्यांश किस चैप्टर से आ सकता है? देखो गद्यांश जो है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, निंदा रस, भाषा और आधुनिकता, ये 4 चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी 4 चैप्टर से आएगा, भी देख लेना। अब ये देखो पद्यांश है, जैसे देखो, सूखी जाति मलित लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। मतलब यहाँ पे ये पवन दूतिका चैप्टर का है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। इसमें कृष्ण जी मधुबन चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, तो राधा जी उनके विरह में बहुत ज्यादा परेशान हैं, प्यार में, प्रेम में, ठीक है। आपको पता है राधा श्री कृष्ण का प्रेम कितना ज्यादा पवित्र था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगर कहीं धरती पर सूखी हुई लतिका पड़ी हो, तो राधा जी कह रहे हैं, तो पांव के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो तुम उसके पांव, श्याम जी के, कृष्ण जी के पांव के पैरों के नीचे लाकर उसको गिरा देना, ठीक है। मतलब वो ऐसा फील कराना चाहती हैं कि आपके प्रेम में राधा जी बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो वो पवन से यानी कि वायु से कहती हैं ऐसा करना। यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, यानी कि उनको ये दिखा देना कि अपने प्रिय से वंचित होकर, अपनी प्रिय से बिछड़कर, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं बहुत ज्यादा मुरझा चुकी हूं और मैं सूखती जा रही हूं। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, और कोई अगर पेड़ का पत्ता पीला पड़ता जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो मेरे श्री कृष्ण जी के आंखों के सामने उसे लाकर रख देना, धीरे धीरे संभल कर रखना और उन्हें यो बताना। मतलब धीरे धीरे संभाल कर उसे रख देना और उन्हें बता देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा, मैं उसके प्रेम में बिल्कुल पीली होती जा रही हूँ, ठीक है। उसके प्यार में पागल हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिख दे, हम लिख देंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हम कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक व्याख्या कर दो। तीसरा, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी लतिका को क्या करने के लिए कहती हैं? वो कहती हैं कि अगर पृथ्वी पर कहीं लतिका पड़ी हो, तो उसे श्याम के पैरों के नीचे लाकर गिरा देना और उन्हें दिखाना कि तुम तो आपके प्यार में, आपके विरह से परेशान होकर मैं किस तरह सूखती जा रही हूं।
चौथा, सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है? सूखी लता से राधा श्री कृष्ण जी को संदेश देना चाहती हैं कि जैसे ये सूख चुकी है वैसे ही आपके प्रेम से, आपसे विरह होकर, आपसे बिछड़कर राधा जी भी नित्य प्रति सूखती जा रही हैं। पांचवा, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय है कि उनको, उनके आंखों के सामने उन पत्तों को रख देना ताकि उनको ऐसा लगे कि राधा जी भी उनके प्यार में ऐसे ही पीली पड़ती जा रही हैं। ठीक है, बस हो गया। तो ऐसे आपको थोड़ा सा लिख देना है, क्या करना है, क्यों परेशान हो, कहां परे हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में 10 नंबर इसका भी कंप्लीट। आखिर हिंदी में है क्या, मैं तो कुछ नहीं समझता भाई। ठीक है, ऐसे ही आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। नहीं पता तो अथवा लगाए देखो। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सा रही वितर, लो पाले चढ़ी उठा लंकर मृद मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरण हंसनी ही सुंदर तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कार काकर का राज भवन सोया जल में निश्चित प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। ये है हमारे किस चैप्टर से बताएं? नौका विहार, जो सुमित्रानंदन पंत जी का, ये उसी का है। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन आपको करना, एक ही होगा, उसी को कर देना। अब ये जो टॉपिक है ये फिक्स है इस चैप्टर से, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि 50 से 40 से 50 नंबर फिक्स होता है। ये जो आपको जीवन परिचय दिख रहे हैं, देखो, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का रहेगा। 3 लेखक हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर प्रसाई। इन्हीं 3 लेखकों का अगर आप पढ़ के जाओगे आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये फिक्स है, मैंने बताया था ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज इसमें एकदम फिक्स है। और यही नहीं, अभी रुको, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी पूरा पेपर देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो फिक्स होंगे। ठीक है, और इनका जीवन परिचय मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने 5 जीवन परिचय एक ही वीडियो में बताया। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है। तो यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे मैंने पढ़ा दिया, उसको जाकर देख लो। हमारा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खा। अब कवि का जीवन परिचय, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। ठीक है, 5 नंबर का। इसमें मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, ये तीनों कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं तीनों को याद कर लेना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं याद करना चाहते तो रामधारी सिंह दिनकर जी को याद कर लेना, नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, ये 10 नंबर आपका एकदम फिक्स होता है और यहाँ पे फिक्स हो गया इस पेपर के जरिए। अब 6 नंबर देखिए, ध्रुव यात्रा, ये कहानी है। ध्रुव यात्रा या लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्दों में आपको लिखना है, 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तत्व का मतलब सारांश। ठीक है, मतलब आप चाहे इन दोनों में से कोई एक कर दीजिए, चाहे इन दोनों में से कोई एक, मतलब चारों में से एक ही करना है। चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे लाटी कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइट कहानी का सारांश लिखें, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखें, 5 नंबर कंप्लीट। और 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं, 5 नंबर ये भी कंप्लीट। एक पंचलाइट, एक बहादुर। ये दोनों कहानी पढ़ लोगे ना, आपका नंबर फिक्स रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। 7वां देखिए, स्वापठित खंड काव्य, इसका नंबर भी फिक्स होता है। देखो, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दो। 80 नंबर, 5 नंबर रहेगा। 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसमें देखिए ये क्या होता है, जैसे हमारे यूपी योद्धा हैं आप लोग, तो इसमें जिले हैं, यूपी में कई जिले हैं, तो अपने अपने जिले के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पे मुक्ति यज्ञ है, यहाँ पे सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक पर्व, त्यागपथी, श्रवण कुमार, कि आप में जो होगा आप उसको पढ़िएगा। यही एक टॉपिक है जो यूपी में अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है। ठीक है, आपके वहां कौन सा है बता दीजिएगा, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था। तो ये जो होता है ये आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना होता है और ये फिक्स होता है। आप में जो है उसको पढ़ लीजिए, जाके लिख दीजिए, काम खत्म। ये भी नंबर फिक्स होता है, 20 नंबर फिक्स समझ लीजिए। अब आते हैं खंड खा पर। हमारा 50 नंबर का पेपर हो गया, जिसमें 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल जोड़ो 50 नंबर कंप्लीट। अब खंड खा की शुरुआत करेंगे। खंड खा जो है ये संस्कृत गद्यांश से शुरू होता है। ठीक है, 7 नंबर का ये रहता है। ये भी फिक्स होता है मेरे अकॉर्डिंग। देखो, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, एक ये और एक इसके नीचे भैया इनके हैं ये, अथवा लगा है। देखो, दोनों में से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। पहले आपको संदर्भ लिखना है कि ये किस पार्ट से है, फिर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे देखो,
अतीते प्रथम कल्पे जना एकाभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण, ठीक है, पुरुषम राजानुकुवरम, ठीक है। तो ये आपका है जातक कथा, उलूक जातकम है एक, उसी से ये लिया गया। पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगाए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा नियत लक्षणान कदापि भ्रश्यन्ति, ठीक है। ये आपका है महामना मालवीय, सॉरी संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला गद्यांश जो हमारा है ये महामना मालवीय चैप्टर से है, ठीक है। महामना मालवीय जी के बारे में बताया गया है, ये आपका संस्कृत भाषा या महत्तम से नहीं है। अब आप लोग कहेंगे सर जी किस चैप्टर को पढ़ें ताकि हमारा ये 7 नंबर कंप्लीट हो जाए। देखो आपको संस्कृत भाषा या महत्तम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और जातक कथा, ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो, ये 7 नंबर एग्जामिनर पूरा का पूरा देगा, मतलब यही क्वेश्चन आएगा। अब ये वाला जो टॉपिक है ये फिक्स होता है, खा वाला। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर देखो, सुखार्थी ना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर का। देखिए दोनों पद्यांश जो है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से हैं, और मैंने बताया सुभाषित रत्नानी चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 7 नंबर कंप्लीट, क्योंकि इसी चैप्टर में आपका श्लोक पूरा है। 1-2 चैप्टर और हैं जिसमें एक एक श्लोक है, उसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया संस्कृत पद्यांश, ठीक है। ये फिक्स होता है टॉपिक, ये जो पद्यांश होता है, मतलब सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लो कंप्लीट। अब आते हैं व्याकरण पे 9 नंबर। देखो सबसे पहले आपका रहेगा ये क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का रहेगा। देखो फर्स्ट है आंखों का तारा होना, इसका मतलब क्या होता है, एक ही करना है, 4 क्वेश्चन दिए हैं। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना। सेकंड है 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। थर्ड है घर फूक तमाशा देखना, यानी कि घर फूक तमाशा देखने का मतलब क्या होगा, अपनी हानि पर आनंदित होना, अपनी ही हानि पर हंसना, आनंदित होना। चौथा लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है। तो चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। जैसे आंखों का तारा होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग लिख दीजिए, राम कौशल्या के आंखों के तारे थे, बस हो गया। मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है, बस हो गया। ऐसे एक का कर दो, काम खत्म। 10 नंबर ये अपठित गद्यांश है, 5 नंबर का आता है, इसको समझना होगा। इसमें एक बड़ा सा गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे एक क्वेश्चन रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है 1-1 नंबर का, और आपका वैसे भी हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे दिया जाए, ठीक है। तो देखो पहले इसको आपको पढ़ना होगा। देखो निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प चयन कीजिए। मतलब आपको गद्यांश दिया गया, इसके नीचे दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन। ये अपठित गद्यांश है, आपके चैप्टर में नहीं है। देखो काखा गघा अंगा 5 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया गया, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी। नहीं पता तो अथवा लगा है, एक अपठित पद्यांश दिया जाएगा, इसके नीचे भी वही सेम प्रोसेस, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे जैसे उसमें थे। देखो इसके नीचे भी ये रहेंगे 5 क्वेश्चन, काखा गघा अंगा करके, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ते हैं हम, जो पहले हम गद्यांश को मान लीजिए कर रहे हैं, तो इसको पढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वो काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। मतलब ये बाल श्रम के बारे में बताया जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम करने लगते हैं पढ़ाई की उम्र में, उसके बारे में, ठीक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। ऐसा लोग कहते हैं कि सिर्फ सरकार का ये दायित्व है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समान्वित किया जाना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रम मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की प्रवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देश में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक रूप में बड़ा मुद्दा है। मतलब अगर आप बाल श्रम कराएंगे तो देश की वृद्धि रुक जाएगी। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यदि यह अभिप्राय क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक
बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों को बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने देश में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान से सरकार से पूरी तरह साथ दें। ठीक है, अब देखो इसके नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है हमें ढूंढ कर तो इसी गद्यांश में से लिखना है। देखो का वाला गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। कैसी सोच है, देखो फर्स्ट है बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। सेकंड, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। थर्ड है बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। फोर्थ, बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो लोगों की सोच ऐसी है कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। लोग सोच रहे हैं कि बाल श्रम को सिर्फ सरकार ही समाप्त कर सकती है। नहीं भाई, सरकार समाप्त कर सकती है लेकिन सरकार खुद घर घर आकर नहीं समाप्त करवाएगी, इसमें हम लोगों को साथ देना होगा, तभी बाल श्रम समाप्त होगा। तो ऐसे आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या डालकर का थर्ड लिख देंगे। ठीक है, मैंने कॉपी लिखना पूरा हिंदी का ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अब खा देखो इसी से रिलेटेड है। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिक को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। फर्स्ट है हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सेकंड है हम जागरूक नहीं बनना चाहते। थर्ड है हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। फोर्थ है हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। देखो भैया, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, मतलब हमारे अंदर वो संवेदना नहीं है कि बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं उनको काम ना करने दिया जाए, कुछ अलग किया जाए, कुछ पढ़ाई लिखाई में मदद किया जाए, कुछ उनके बारे में सोचा जाए। हम संवेदन शून्य हो चुके हैं। हम ही लोग चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, बाल श्रम को भी मिटा सकते हैं, जनता ही सब कुछ करती है, इतनी बड़ी सरकार को सिर्फ एक जनता ही बनाती है। तो हम ही लोगों का काम है सब कुछ सुधारना, सरकार खुद चल के नहीं आएगी। ठीक है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। देखो फर्स्ट है बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। सेकंड है बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। थर्ड है बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। फोर्थ है बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो क्यों रोकना चाहिए हमें, क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। बच्चों को बचपन में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, अपने लाइफ को देखना चाहिए, फिर वो बाल श्रम करते हैं, वो मजदूरी करते हैं। ये चीज गलत है। ठीक है, क्यों करते हैं मजदूरी, शौक नहीं है उनको, पेट पालना है, किसी तरह रहना है, इसीलिए। देखो ये है बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। फर्स्ट है जागरूकता का अभाव। सेकंड है निर्धनता और भुखमरी। थर्ड है शिक्षा का अभाव। फोर्थ है लोगों की मनोवृत्ति। देखिए निर्धनता और भुखमरी, गरीबी और भुखमरी के कारण ही बच्चों को बाल श्रम के लिए विवश किया जाता है। किसी का शौक नहीं है कि वो बाल श्रम करे, छोटे छोटे बच्चे काम करें, ना तो उनके माता पिता चाहते हैं, सबके माता पिता नहीं चाहते कि उसका बच्चा, सब चाहते हैं कि उसका बच्चा बहुत आगे जाए, पढ़े लिखे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तभी वो लोग करवाते हैं बच्चों से काम, उनकी भी मजबूरियां होती हैं। ठीक है, अगला नंबर देखो, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। फर्स्ट है बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। सेकंड है लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। थर्ड है बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फोर्थ है बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। तो ये अपठित गद्यांश था। अब एक पद्यांश भी रहेगा, मान लीजिए वो आपको नहीं पता तो अथवा लगा है। देश के आजाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असह इस दर्द है धमनियां फटने लगी, व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया और जर्जर बोझ ढोकर थक गया। मतलब ये आपको दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसको लिखना होगा। मैंने एक बता दिया, दूसरा आप खुद कीजिए। अब 11 नंबर पे आते हैं हम लोग भाई। ठीक है, ये आपका है शब्द युग्म। देखो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। जैसे देखो फर्स्ट है पुरुष परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है नर और नारी, खा है आदमी और फरसा, गा है पुरुष और पैसा, घा है आदमी और कठोर। इसका घा वाला ऑप्शन सही होगा। पुरुष का मतलब होता है आदमी, परुष का मतलब होता है कठोर, तो घा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा जलज जलद, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है बादल और कमल, खा है कमल और बादल, गा है कमल और तालाब, घा है तालाब और कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, इसका ऑप्शन नंबर नेक्स्ट सही होगा, का वाला सही होगा। ठीक है, बादल और कमल। देखो जलज का मतलब होता है बादल और जलद का मतलब होता है कमल। इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिसबैलेंस लग रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको इसका आंसर बताना है। ठीक,
तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ये खा वाला होगा, कमल और बादल। देखिए जलज का मतलब होता है कमल, जलद का मतलब बादल। तो देखो मैं कंफ्यूज हो गया तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खा वाला देखिए 2 नंबर उसके लिए मिल जाएगा, एक एक नंबर का खा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ बताना है। जैसे देखो कर, कर को किन किन नामों से जानते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा, मैं तीनों का बोल दूंगा, आपको एक ही करना है। कर को हम लिख सकते हैं टैक्स, किरण, हाथ, कार्य, ओला। इसको हम कर को कई अर्थ लिख सकते हैं, मैंने 4-5 बता दिया, आपको 2 ही लिखना है। कनक को हम सोना, धतूरा, गेहूं का आटा लिख सकते हैं। थर्ड, अंबर को आकाश, वस्त्र हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक को लिखना है, मैंने तीनों बता दिया। गा देखो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है जिसकी सीमा ना हो, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसकी सीमा ना हो उसे हम एक शब्द में असीम कहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब जिसके दुश्मन का जन्म ही नहीं हुआ भाई उसको अजात शत्रु बोलेंगे। अब घा वाला देखते हैं, इसको हम प्यार से वाक्य संशोधन कहते हैं। मतलब इसमें कहीं कहीं गलतियां हैं, उसको सही करके लिखना होगा, 2 नंबर का रहता है। मतलब आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे, 4 में से 2 ही करना है। जैसे देखो फर्स्ट है मेरे को विद्यालय जाना है, इसमें गलती आपको ढूंढनी है, कहाँ गलती हो सकती है। इंग्लिश में आपने सिंटैक्स पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में, वैसे इसमें भी होता है। मेरे को विद्यालय जाना है, इसमें कहाँ गलती है, देखो मेरे को नहीं रहेगा, ये क्या हम संजय दत्त वाली बोली थोड़ी ना बोल रहे हैं, मुझे विद्यालय जाना है, मेरे को की जगह पर मुझे विद्यालय जाना है। दूसरा, उनके अनेकों नाम है, नहीं अनेकों नहीं, अनेक केवल लिखेंगे, उनके अनेक नाम है, क्योंकि अनेक जो है ये खुद में बहुवचन है, तो उनके अनेक नाम है। तीसरा, वह दंड देने योग्य है, नहीं वह दंड पाने योग्य है, ये लिखिएगा। चौथा, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं शुद्ध गाय का नहीं, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। मतलब गाय को आगे कर देना और का को और शुद्ध को पीछे कर देना, मतलब गाय का शुद्ध दूध, ये नहीं कि शुद्ध गाय का दूध, मतलब गाय तो शुद्ध है, दूध को शुद्ध जो है दूध के लिए यूज किया गया, तो इसको ऐसे लिखना। मैं लिख देता हूं यहां गाय का, सिर्फ आगे पीछे यहां पे करना है, ठीक है। शुद्ध दूध मिलता है, इस तरह से लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है। अब 12 नंबर आते हैं रस छंद अलंकार। भैया ये 6 नंबर जो है एकदम फिक्स होता है, जो मैं बताऊंगा वही पढ़ लो, आप सर्च कर लो यूट्यूब पे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो को जो देख लेगा समझ लो 15 से 16 मिनट की वीडियो में आपका 6 नंबर कंप्लीट। क्योंकि इसमें देखो का है हास्य रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। खा है रूपक अलंकार अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। गा है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो रस जितने भी हैं, छंद जितने भी हैं, अलंकार जितने भी हैं, सबको मैंने परिभाषा और उदाहरण के साथ उस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको ये 6 नंबर लाना है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, एक बार देख लो जाके, फिर टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए पत्र लेखन पे आते हैं 13 नंबर। अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखो, 6 नंबर का रहेगा। अथवा लगा है नहीं पता तो ये करो। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखो। अब पत्र कैसे लिखें और हिंदी के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र मैंने एक वीडियो में बताया है, आप लोग सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन शुभम लेक्चरर, वो वीडियो मिल जाएगा, देख लो वो 5 पत्र, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेटर लिखना बहुत आसानी से आ जाएगा और वो 5 इंपॉर्टेंट है उन्हीं में से आएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट हमारा रहेगा निबंध। देखो 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। देखो फर्स्ट है मेरा प्रिय कवि, इस पर निबंध आ सकता है। स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता, इस पर निबंध आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान और आतंकवाद समस्या और समाधान, ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ। 5वां भारतीय समाज में नारी का स्थान, ये 5 निबंध आएंगे, करना एक ही होगा। निबंध लिखते समय आपको हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है। हेडिंग करके अगर थोड़ा बहुत अच्छे से लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मतलब मेन इसमें हेडिंग होता है, आपका हेडिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और लिख आप क्या रहे हैं थोड़ा चेंज वेंज करके अच्छे से लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। एक एक वर्ड कोई नहीं देखता, ठीक है। तो ये था पूरे हिंदी का पेपर, क्लास 12 हिंदी, एक वायरल पेपर 22 फरवरी वाले छात्रों, इसको पढ़ के जाना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जैसे जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत पद्यांश, संस्कृत गद्यांश, रस छंद अलंकार, निबंध, ये सारी चीजें टॉपिक फिक्स होती हैं, मैंने इसमें बता दिया। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था यूपी बोर्ड 22 फरवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जाओ और छाप के आ जाओ।
तो आज का क्लास कैसा लगा? आई होप कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।